डियर स्टूडेंट्स, कुछ कारणों से बीच में हम कुछ दिन लगभग एक हफ्ते आप लोगों का क्लास अटेंड नहीं कर पाए। आज हम फिर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स पार्ट 1। देखो वहाँ पर फोर्स बैलेंसिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराया और फिर छोड़ दिए। अब हम आज नए चैप्टर के साथ तुम लोगों को मिले। अगला चैप्टर है घर्षण। आज जो चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं वह है घर्षण। इस घर्षण चैप्टर पर में अब हम आज चर्चा करेंगे। घर्षण क्या है? फ्रैक्शन। अब देखो घर्षण ना एक तरीके का बल होता है। घर्षण जो है, यहाँ पर ध्यान दो, आपको थोड़ा सा टॉपिक समझा कर तुम लोगों का काम करेंगे। देखो घर्षण क्या है? घर्षण एक तरीके का बल होता है जिसकी अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। हमारे लिए दोनों चीज़ें इसकी होती हैं। ध्यान देना, घर्षण एक तरीके का बल है और घर्षण की अच्छाइयाँ भी होती हैं, घर्षण की बुराइयाँ भी होती हैं। अब जैसे देखो, कुछ एग्जाम्पल को धीरे धीरे घर्षण से परिचित कराना स्टार्ट करते हैं तुम लोगों को। जैसे देखो, साइकिल लगभग सब लोग चलाते हो। साइकिल में तुम लोग जानते हो बेयरिंग लगती है, बॉल बेयरिंग जिसे छर्रा बोलते हैं, पहिए में धुरी, उसमें आयल डाला जाता है। देखो आयल वगैरह जब साइकिल के पहिए में नहीं पड़ा होता है, धुरी के पास सूखा होता है, तो साइकिल बहुत जाम चलती है। मूर्छा वगैरह लगा होगा तो साइकिल बहुत जाम चलती है। ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाकर हमको साइकिल को चलाना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब साइकिल के बॉल बेयरिंग छर्रे सूख जाते हैं तो वहाँ पर घर्षण बल अधिक लगने लगता है और वो घर्षण बल गति का विरोध करता है। और एक समस्या देख लो, सड़क पर चल रहे हो, सड़क एकदम चिकना है, कम से कम बल लगाकर साइकिल को अधिक से अधिक गति प्रदान कर देते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि सड़क वो जो बहुत चिकना सड़क है और साइकिल के पहिए के बीच घर्षण बल बहुत कम लग रहा था और घर्षण बल कम लगने के कारण हमारी साइकिल तेज़ी से चल रही थी, आसानी से चल रही थी। लेकिन अगर यही सड़क थोड़ा सा खुरदुरा हो, खुरदुरी सड़क, काफ़ी खुरदुरी सड़क है, उस पर साइकिल चलाना हो तो चिकने सड़क की अपेक्षा हमको उस खुरदुरे सड़क पर साइकिल चलाने में कठिनाई होती है। इससे नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को तो देख लो, एक कांच का फर्श हो, एक कांच का फर्श हो, एक सीमेंट का फर्श हो, एक कांच का फर्श हो और एक सीमेंट का फर्श हो, दोनों पर एक किसी निश्चित वेग से एक गोली, कांच की गोली या एक बाल को फेंक दो तो तुमको ये देखने को मिलेगा जो कांच के फर्श पर बाल फेंके हो वो ज़्यादा दूर तक गति करेगा, जबकि जो सीमेंट के फर्श पर फेंक दिए हो वो कांच के फर्श की अपेक्षा कुछ दूर चलकर रुक जाएगा। ये सब एग्जाम्पल ये बताते हैं कि जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है जो उसकी गति का विरोध करता है और उसी को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। और वो गति, वो बल देखो क्या करता है, सरफेस जितना चिकना होगा उतना कम लगता है, सरफेस जितना खुरदुरा होगा उतना अधिक लगता है। एक और समस्या देख लो, साइकिल की पहिए जितनी पतली होती है साइकिल उतनी आसानी से चलती है, साइकिल के पहिए जितने चौड़े होते हैं उतनी तकलीफ से चलती है। ऐसा इसलिए साइकिल का पहिया जितना पतला होगा वो ज़मीन से उतना कम टच करेगा और जितना कम टच करेगा घर्षण बल उतना कम लगेगा। साइकिल का पहिया चौड़ा रहेगा
उसके संपर्क तलों के बीच संपर्क ज़्यादा हो जाएगा घर्षण बल। इसका मतलब सब मिला के ये आया कि घर्षण एक तरीके का बल है जो क्या करता है, गति का विरोध करता है, जो क्या करता है, गति का विरोध करता है। इस तरीके से अब देखो घर्षण बल का परिभाषा, अब घर्षण का परिभाषा हम तुम लोगों को दे दें कि घर्षण है क्या। देखो घर्षण के बारे में अभी तक हम तुम लोगों को यही समझाए कि घर्षण एक तरीके का बल है जो क्या करता है, गति का विरोध करता है। तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है, दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है, क्या करती है, दूसरे पृष्ठ, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है, गति करती है या करने का प्रयास करती है, या करने का प्रयास करती है। देखो क्या लिखी हो, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है अथवा करने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क तलों के बीच स्पर्श रेखीय दिशा में, तो उनके संपर्क तलों के बीच स्पर्श रेखीय दिशा में, स्पर्श रेखीय दिशा में एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जो वस्तु की सापेक्षिक गति का, जो वस्तु की सापेक्षिक गति का विरोध करती है। घर्षण करता है। तो घर्षण बल में तो शायद कोई डाउट नहीं होगा, इसके काफ़ी एक्सप्लेन हैं, उसको हम बाद में करेंगे, बात का मतलब कल ही, और थोड़ा सा तो समझो घर्षण बल। अब देखो घर्षण बल जो ये है ना, ये घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। ये जो घर्षण बल हम इसका डिफिनेशन क्लियर किए, ये घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। इसी में आगे देख सकते हो कि घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। घर्षण बल क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। अब वो 3 प्रकार के कैसे होते हैं ये जरा देखो। पहला होता है स्थैतिकी घर्षण बल। पहला घर्षण बल होता है स्थैतिकी घर्षण बल, स्थैतिकी घर्षण बल। और दूसरा होता है सीमांत घर्षण बल, दूसरा होता है सीमांत घर्षण बल। और चौथा होता है, तीसरा होता है गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल। तो देखो अभी तक तुम लोगों को हम घर्षण बल पढ़ाए। घर्षण बल क्या है, घर्षण बल का डिफिनेशन ये कह सकते हो कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर चलती है अथवा चलने का प्रयास करती है। क्या, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर चलती है या इसे चलने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क तलों के बीच में
स्पर्श रेखीय दिशा में एक बल कार्य करता है जो उसकी गति का क्या करता है, विरोध करता है। उस बल को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। देखो इसका डिफिनेशन पहले तुम लोगों को बता दें तब मैं कहूँ। देखो वस्तु जब विरामावस्था में होती है, वस्तु जब विरामावस्था में होती है तो वस्तु पर जो घर्षण बल कार्य करता है उसको हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। वस्तु जब विरामावस्था में होता है तो उस समय उस पर जो बल कार्य करता है, जो घर्षण बल कार्य करता है उसको हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण बल जब वस्तु गति करने वाला होता है, जब वस्तु गति करने वाला होता है उस समय उस पर जो बल कार्य करते हैं, जो घर्षण बल कार्य करते हैं उसे हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और जब वस्तु गति करने लगता है और उस समय जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम गतिक घर्षण बल कहते हैं। अब देखिए इन तीनों में भी हम अंतर आप बाकायदा एकदम एग्जाम्पल ह्यूमन लाइफ में, तुम्हारे लाइफ में इसका एग्जाम्पल दिखाएंगे तब तुम लोगों को समझ में आएगा। देखो घर्षण बल में तो कोई डाउट नहीं होगा। अब घर्षण बल में जब कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे देखो हमने तुम लोगों को ये बताया है कि घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल को हमने कहा कि जब वस्तु विरामावस्था में होती है उस समय उस पर जो घर्षण बल कार्य करता है उसको हम लोग सीमांत घर्षण बल बोलते हैं। जब कोई वस्तु गति करने वाली होती है उस समय जो घर्षण बल कार्य करता है उसको हम सीमांत घर्षण बल बोलते हैं। जब कोई वस्तु गति करने लगती है तो तब जो बल घर्षण बल कार्य करता है उसको हम गतिक घर्षण बल कहते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखो, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। तुम साइकिल पे बैठ गए, साइकिल किस अवस्था में है, विरामावस्था में है। साइकिल को चलाना शुरू किए तो क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। ठीक, साइकिल मतलब थोड़ी सी मतलब चलने वाली है। अब यहाँ पर ध्यान दो, चलने वाली कैटेगरी हटा दो, कंफ्यूज करेगा अभी। साइकिल खड़ी है, साइकिल पर तुम बैठ गए, चलाओगे। साइकिल को गति कराना है, बल लगाना पड़ेगा। साइकिल पर तुम बल लगा दिए, साइकिल चलने लगी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। साइकिल पर तुम बल लगा दिए, साइकिल चलने लगी। अब साइकिल पर तुम्हारे बल लगाने से जब साइकिल चलने लगी तो यहाँ आगे मुझे समझाओ, साइकिल को निरंतर गतीय अवस्था में रखने के लिए भी उस पर लगातार मुझे बल लगाना पड़ेगा, तब साइकिल मेरी गतीय अवस्था में रहेगी। अब बहुत गौर से सोचो, जब साइकिल चलाना हम शुरू किए थे तब जो बल लगाए थे और साइकिल को निरंतर लगातार चालू रखने के लिए जो बल लगाए थे, दोनों में कुछ अंतर है। जब वो विरामावस्था से हम उसको चलाना शुरू किए थे उस समय उस पर हमने जो बल लगाया था वो बल ज़्यादा था, और जब बस साइकिल चलने लगी थी तो उस पर कम बल लगाकर ही हम साइकिल को चला लेते थे। तो स्टार्टिंग में बल ज़्यादा इसलिए लगाना पड़ा था क्योंकि स्टार्टिंग में बस मेरी साइकिल विरामावस्था में थी, और विरामावस्था में स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है जिसका मान और बाकी के 2 घर्षण बलों से अधिक होता है, और अधिक होने के कारण हमको अधिक बल लगाना पड़ा। अब जब गति अवस्था में आ जाती है तो उस समय जो घर्षण बल कार्य करता है वो इन दोनों के घर्षण बल से कुछ कम होता है, इसलिए कम बल लगाकर ही हम अपनी साइकिल को चला लेते हैं। इसी तरीके से देखो, साइकिल विराम में है, साइकिल रेस्ट पोजीशन में है, विरामावस्था में है, साइकिल गतीय अवस्था में है, इनके बीच में एक और अवस्था होती है, साइकिल गतीय अवस्था में होने वाली है।
सर्किल गति अवस्था में होने वाली है, उस समय जो घर्षण बल लगता है उसको हम सीमांत घर्षण बल बोलते हैं। अगर कोई तुम लोगों से ये भी पूछे कि स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल और गतिक घर्षण बल में सबसे अधिक किस घर्षण बल का मान होता है, तो तुम लोग ये कहना सबसे अधिक घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल होता है और सबसे कम गतिक घर्षण बल होता है। तो अब देखो हम एक एक घर्षण बल को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। अब हम तुम लोगों को बताना चल रहे हैं स्थैतिक घर्षण बल। अब हम तुम लोगों को समझाना चल रहे हैं स्थैतिक घर्षण बल। देखो जब दो परस्पर संपर्क में स्थित वस्तुएं जब दो संपर्क में स्थित वस्तुएं परस्पर विरामावस्था में होती हैं। ध्यान दो, अब हम तुम लोगों को स्थैतिक घर्षण बल का डेफिनेशन बताने चल रहे हैं। अब देखो स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है। स्थैतिक घर्षण बल देखो जब दो संपर्क में रखी वस्तुएं, जब दो परस्पर संपर्क में स्थित वस्तुएं, जब दो परस्पर संपर्क में स्थित वस्तुएं विरामावस्था में हों तो उनके बीच कार्यरत घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक, अब देखो ऐसे ये जो दूसरा वाला घर्षण बल है इसको हम जल्दी से खत्म कर ले रहे हैं। ऐसे सीमांत घर्षण बल होता है और शायद अब सीमांत घर्षण बल को कुछ लोग समझ भी चुके होंगे अपने दिमाग में। जब दो संपर्क में स्थित वस्तुओं में से बस देखो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जब वस्तु ठीक गति प्रारंभ करने वाली हो, मतलब जब वस्तु गति प्रारंभ करने वाली होती है उस समय उस पर जो घर्षण बल कार्य करता है, सीधे लिखो जब वस्तु गति प्रारंभ करने वाली होती है, जब वस्तु गति प्रारंभ करने वाली होती है, जब वस्तु गति प्रारंभ करने वाली होती है उस समय कार्यरत घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अब देखो अब सीमांत घर्षण बल में कंडीशन है, उन कंडीशन को पढ़ लो जिन्हें हम कहते हैं सीमांत घर्षण बल के नियम। अब देखो सीमांत घर्षण बल के नियम को तुम लोगों को समझाने चल रहे हैं। देखो स्थैतिक घर्षण बल तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, सीमांत घर्षण बल समझ में आ गया होगा। अब हम सीमांत घर्षण बल के नियम को बता रहे हैं। सीमांत घर्षण बल के नियम, सीमांत घर्षण बल के नियम। देखो सीमांत घर्षण बल के 3 नियम हैं। जनरली 3 ही नियम है, बाकी तमाम उसमें दिया होता है। पहला नंबर, सीमांत घर्षण बल वस्तु के संपर्क तलों पर निर्भर नहीं करता है। सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों के क्षेत्रफल, संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है।
मतलब कितना तल आसपास कर रहा है उस पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा इसका नियम क्या है? दूसरा इसका नियम है सीमांत घर्षण बल तल के खुरदुरेपन पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण बल तल के खुरदुरेपन पर निर्भर करता है। खुरदुरेपन पर निर्भर करता है। इसको समझ लो। खुरदुरेपन का मतलब सतह जितना चिकना होगा वहाँ पर घर्षण बल उतना कम लगेगा और तल जितना खुरदुरा होगा वहाँ पर घर्षण बल उतना अधिक लगेगा। इसका तीसरा नियम क्या होता है? सीमांत घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होती है। सीमांत घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अविलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात देखो सीमांत घर्षण बल बराबर अनुक्रमानुपाती आदि लिख सकते हैं। सीमांत घर्षण बल को F से प्रदर्शित करते हैं। किससे? F से। तो F पर प्रोपोर्शनल R लिख सकते हैं। कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, जो हम यहाँ पर कांस्टेंट μs लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं? μs। तो यहाँ पर आगे लिख दो, जहाँ μs स्थैतिकी घर्षण सीमांत घर्षण या स्थैतिकी घर्षण गुणांक है। जहाँ μs क्या है? स्थैतिकी घर्षण गुणांक है। अब देखो इस तरीके से 2 हो गया। अब जो गतिज घर्षण बल बचा है इसको तुम लोग ध्यान से पढ़ना और समझना। तब जो गतिज घर्षण बल बचा है वो और इन दोनों पर आधारित न्यूमेरिकल को कल देखेंगे।